इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम के साथ। अब हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। आगे जितने भी लेक्चर होंगे उसमें हम सिर्फ नेशनल इनकम की बात करेंगे और हम सारा अपना टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट जनरेट्स इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ अ नेशन। ऐसी क्या चीज है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा नेशन या फिर कोई भी कंट्री वेल्दी है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं इस क्वेश्चन को लेके तो इसका मतलब यही बनता है व्हाट जनरेट्स इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ ए नेशन। एक नेशन का इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे होता है, किस तरीके से, ऐसी क्या चीज है पीछे जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर होता है नेशन का। सपोज देयर आर टू कंट्रीज, दो कंट्रीज हैं ए और बी। ठीक है, एक तो कंट्री आपकी ए है, एक कंट्री आपकी क्या है, बी है। अब अगर मैं ए की बात करूं, ए कंट्री की बात करूं तो इसके पास मोर फर्टाइल लैंड है और नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ए जो कंट्री है उसके पास ऐसी लैंड है जो बहुत उपजाऊ है, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छा एग्रीकल्चर हो रहा है। ठीक है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अब ये हो गई ए की बात। अब हम बात करते हैं बी की। बी क्या है, डेजर्ट है, रेती वाला इलाका है, रेगिस्तान है। ठीक है, बट उसके पास इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है। इसके पास क्या है, फर्टाइल लैंड है, नेचुरल रिसोर्सेज है। इसके पास नहीं है, ये एक रेगिस्तान है। ठीक है, बट इसके पास क्या है, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज है। ठीक है, एडवांसमेंट है। ठीक है, अब देखो, अब बी क्या करेगा, परचेज करेगा ना ए से। अपनी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को चलाने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए या नहीं चाहिए। एक कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री को कॉटन चाहिए या नहीं चाहिए। तो बी क्या करेगा, परचेज करेगा रॉ मटेरियल फ्रॉम ए एंड मैन्युफैक्चर देम। अब बी ए से रॉ मटेरियल खरीदेगा और उनको क्या करेगा, इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि विच कंट्री विल बी मोर रिच। ए और बी में से कंट्री कौन सी रिच है, कौन सी रिच होगी, बी होगी। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल रिसोर्सेज वो ए के पास है, फर्टाइल लैंड भी ए के पास है, तो बी कैसे रिच हो गई। इसका आंसर ये है, इट इज बिकॉज mere possession of natural resources doesn't make a country rich। क्या सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्सेज और एक फर्टाइल लैंड के बेसिस पे क्या एक कंट्री रिच हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। सिर्फ एक पोजेशन आपको रिच नहीं बना सकता, उसके ऊपर आप वर्क तो करोगे, आपको वर्क तो करना पड़ेगा एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, तो द रिसोर्सेज हैव टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये जो रिसोर्सेज है ना, इनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इनके पास कितना भी कॉटन पड़ा हो, इनके पास कपड़ा बनाने वाली मशीन तो नहीं है जो आगे जाके कस्टमर परचेज करेगा, नहीं है ना। तो इसी तरीके से बोला गया है कि ये जो रिसोर्सेज है ना, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, एंड दिस प्रोडक्शन लीड्स टू इनकम एंड वेल्थ। और इसी प्रोडक्शन की वजह से, इसकी प्रोडक्शन की वजह से जो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होती है उसकी वजह से ही हमारे पास इनकम और वेल्थ आती है। तो ये पूरा लॉजिक है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम को समझाने से पहले ये समझाना आपको बहुत जरूरी था। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल इनकम की। बेसिकली नेशनल इनकम का मतलब होता है कंट्री की वेल्थ। कंट्री की कितनी वेल्थ है तो वो क्या होता है, नेशनल इनकम। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो, ठीक है, दिस इनकम डिपिक्ट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम। नेशनल इनकम हमें ये बताता है कि पूरे अकाउंटिंग ईयर में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया बाय अ कंट्री। एक कंट्री ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है एक अकाउंटिंग पीरियड में, दैट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की गोल मोल करके, जोड़ तोड़ करके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। ठीक है, अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग डेफिनेशन है। ठीक है,
तो सिंपल सी भाषा में कंट्री की वेल्थ बोलते हैं इसको, एंड दिस इनकम डिपिक्ट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस किया गया, कितनी वैल्यू है उसकी, उसको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज manufactured by the residents of a country in a year within its domestic boundaries or outside। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया में ही कितना हुआ, जो इंडिया का रेसिडेंट है वो बाहर जाके भी मैन्युफैक्चर कर सकता है, वो प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। तो इट इज द नेट अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ द सिटीजन प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। जो हमारे इंडिया का सिटीजन है उसमें सारे आ गए, जितने भी सिटीजन होते हैं, आगे हम बात करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में और सब कुछ। तो अभी तक के लिए आप ये समझो कि जितना भी सम टोटल होता है वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया? एक रेसिडेंट के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया। किसका रेसिडेंट? एक कंट्री का रेसिडेंट, चाहे वो विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज हो, चाहे वो एक इंडिया हो या फिर इस इंडिया के अंदर हो या फिर इंडिया से बाहर है, तो वो इंडिया का रेसिडेंट ही ना, ठीक है, सिटीजन है ना वो, ठीक है। तो जितना भी उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी जो वैल्यू होती है उसको जब हम सम टोटल करते हैं उसका, दैट इज द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अब देखो सिंपल सी लैंग्वेज में बेसिकली हमें ये हेल्थ बताता है हमारी कंट्रीज की, सिर्फ बिल्कुल सही बात है। अब आप अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि हाँ हमारी कंट्री की ये हेल्थ है, हमारी कंट्री इस लेवल पे है, ठीक है। उसका हेल्थ चार्ट बना रहे हो जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो कि हमारी कंट्री इतनी हेल्दी है, ठीक है। अब नेशनल इनकम आ गया, उसकी कैलकुलेशन आ गई, ठीक है। इसको कैलकुलेट कौन करता है? इट इज कैलकुलेटेड बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कैलकुलेट करता है हमारा नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO, ठीक। नाउ national income is the sum total of factor income earned by normal residents of a country during the period of an accounting year। अब नेशनल इनकम क्या है? मैंने आपको पहले ही बोला था नेशनल इनकम की वास्ट ऑफ डेफिनेशंस हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इसमें ये कहा हुआ, ठीक है। सम टोटल ऑफ इसकी फैक्टर इनकम की अभी हम बात करेंगे। फैक्टर इनकम क्या होता है? अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जो नॉर्मल रेसिडेंट होता है इसकी भी हम अभी डेफिनेशन में बात करेंगे। जैसे फैक्टर इनकम है और ये नॉर्मल रेसिडेंट है, इसकी हम आगे विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि ये होता क्या है। अभी तक के लिए इंट्रोडक्शन में यही समझो कि नेशनल इनकम क्या होता है। जब एक नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है, फैक्टर इनकम अर्न करता है एक अकाउंटिंग पीरियड में। नॉर्मल रेसिडेंट्स तो बहुत है ना, ठीक है। जो नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं उनके द्वारा अर्न की गई फैक्टर इनकम को जब हम सम करते हैं, उसका टोटल करते हैं अकाउंटिंग ईयर को लेके, उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम, ठीक है। अब देखो, अभी जब हमने बात की थी फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में, हमने कहा था कि हम इसको आगे अलग से पढ़ेंगे हर कॉन्सेप्ट को। अब हम देखो यहाँ पर हम दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे। पहला है कि फैक्ट्री इनकम और दूसरा है इंक्लूड्स इनकम ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री।
यहां पर आप जब नेशनल इनकम के बारे में पढ़ोगे तो आपने दो चीजें अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करके रखनी है कि यहां पर सिर्फ हम फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं। जब हम इनकम की बात करते हैं तो हम फैक्टर और ट्रांसफर दोनों की बात करते हैं। जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में इनकम की बात करते हैं तो उसके अंदर फैक्टर इनकम भी आता है आपका और एक ट्रांसफर इनकम भी आता है, जो आप पहले पढ़ चुके हो कि ट्रांसफर इनकम होता क्या है, लेकिन इसमें मैं आपको दोबारा क्लियर करूंगी। ठीक है, सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, आप सिर्फ यहां पर फैक्टर इनकम को लेके ही चलोगे। इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम ओनली। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका आता है, इट इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। ये जो नॉर्मल रेसिडेंट वर्ड है ना, ठीक है, इसके द्वारा जो इनकम अर्न की जाएगी सिर्फ वही हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, जो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट होता है। ठीक है, अब देखो, फैक्टर इनकम मतलब फैक्टर पे। ठीक है, फैक्टर इनकम क्या होता है? जब हम किसी फर्म को, किसी इंस्टीट्यूशन को हम जब एक हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है, उसके बदले में जब उसको इनकम रिसीव होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। ठीक है, इनकम रिसीव्ड बाय FOP, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसमें हम आ गए ना, हाउस होल्ड आया है ना, हम ही तो अपनी सर्विसेज देंगे ना। ठीक है, फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस नोन एज फैक्टर इनकम। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, और उसके द्वारा जो इनकम रिसीव की जाती है उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने क्या बोला है? फैक्टर इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो फैक्टर इनकम होता है वो कितने प्रकार की होती है? सबसे पहली बात, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। फैक्टर इनकम मतलब फैक्टर पे रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज एज एम्प्लॉयज ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या आएगा? एक एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसको कुछ तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, तो फैक्टर पे रिसीव्ड बाय, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है? जो फैक्टर पे होता है, जो फैक्टर इनकम रिसीव की गई है बाय दी हाउस होल्ड फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज एज एम्प्लॉयज, ठीक है, ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम, रेंट की बात करते हैं। फैक्टर पे रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ लैंड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। सपोज करो हाउस होल्ड ने कोई लैंड दे रखी है किसी भी फैक्ट्री वाले को, तो वो उसको पे तो करेगा ना। एक फैक्ट्री वाला रेंट तो देगा। कोई किसी के घर में रहता है, फ्री में तो कोई रहने नहीं देता, रेंट पे करते हैं ना। ठीक है, तो फैक्टर पे रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ लैंड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, तो वो रेंट भी आपका फैक्टर इनकम में इंक्लूड होगा। सबसे पहला क्या हुआ? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेकेंड आपका क्या हो गया? फैक्टर इनकम, रेंट। नाउ थर्ड, इंटरेस्ट। ठीक है, फैक्टर पे रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर कैपिटल बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होती है, जो फर्म होती है, वो लोन लेता है। ठीक है, लोन फाइनेंशियल मार्केट में जाके लेगा ना, तो उसके अंदर हमारा भी तो पैसा है ना, जो हमें इंटरेस्ट मिलता है। ये जो इंटरेस्ट है ये भी आपका फैक्टर इनकम है, जो फैक्टर पे रिसीव किया जाता है बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर कैपिटल। जो उसकी कैपिटल यूज हो रही है, हाउस होल्ड की जो कैपिटल यूज हो रही है बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, ब्याज तो पे करेगा ना प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। एक फैक्ट्री वाला अगर मान लो लोन उठाता है, ठीक है, उसको ब्याज देना पड़ेगा ना। ठीक है, थर्ड आपका हो गया इंटरेस्ट। फोर्थ आपका क्या है फैक्टर इनकम में? प्रॉफिट। फैक्टर पे रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। आप अपनी स्किल्स देते हो ना, जब आप कहीं भी काम करने जाते हो, आप अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो, क्या आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स नहीं हो सकती? हो सकती है ना।
कई बार तो ये भी होता है ना कि कोई एम्प्लॉय इतना पसंद आ जाता है, उसकी स्किल्स इतनी पसंद आ जाती है कि कंपनी वाले क्या करते हैं, आप अपनी स्किल्स यूज करो, आपका इतना प्रॉफिट आपका। होता है ना, होता है ना। ये ना ज्यादातर केसेस है ना, मतलब नॉर्मल भी होता है, लेकिन अगर मैं आपको एग्जाम्पल में बात करूं, आप किसी सेलिब्रिटी के पास जाते हो, ठीक है, कि आपने कोई चीज प्रमोट करनी है, वो सबसे पहले क्या कहेंगे, ठीक है, मैं तो इतने पैसे लूंगा, ठीक है, मुझे आपके कंपनी का इतना प्रतिशत शेयर चाहिए। तो शेयर के हिसाब से तो प्रॉफिट अपने आप ही आ गया ना उसके अंदर। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो फैक्टर पे रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड फॉर द यूज ऑफ द एंटरप्रेन्योर स्किल्स बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। जब प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आपकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को यूज कर रहा है, उसके बदले में जो वो आपको प्रॉफिट देता है, वो भी आपका फैक्टर इनकम में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, आपका रेंट, आपका इंटरेस्ट और आपका प्रॉफिट, ठीक है। नाउ ट्रांसफर इनकम, ये एक यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा ना सिर्फ हम फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे, ट्रांसफर इनकम सिर्फ आपको बता देती हूँ क्या होता है, लेकिन नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। बेसिकली इट इज अ यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या ये गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में इंक्लूड होता है? क्या आपके पास जो ओल्ड एज पेंशन आती है उसका कोई गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन से लेना देना है? नहीं है ना, तभी तो वो इंक्लूड नहीं हो रहा, ठीक है। क्या जो स्कॉलरशिप मिल रही है आपके बच्चों को, क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन प्रोसेस में लेना देना है? उसका नहीं है ना, तो क्यों टेंशन लेनी है उसको प्लस करने की? नहीं ना, दैट इज ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम को आपने छेड़ना ही नहीं है, ठीक है, ये हम इंक्लूड नहीं करते। तो ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड, देखो ट्रांसफर इनकम में क्या है, जो चीज ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। फैक्टर इनकम में क्या होता है, जो आपकी मेहनत करके आप अपनी मेहनत के पास से आ रही है आपको, सिंपल सी सादी सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो ट्रांसफर इनकम होता है, जरूरी नहीं है वो, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की गवर्नमेंट ही मुझे दे रही है, वो अब्रॉड से भी हमें मिल सकता है। क्या स्कॉलरशिप अब्रॉड की कंपनीज नहीं देती हैं? देती है ना, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था नेशनल इनकम का, थोड़ा सा बेसिक सी डेफिनेशन थी। आज हमने फैक्टर इनकम की बात कर रही है, नेक्स्ट में हम नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे कि नॉर्मल रेसिडेंट होता क्या है।